गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं, क्लोज टेस्ट। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं जिस पुस्तक से आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं, यह RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है। इसका जो स्टैंडर्ड है वह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए होगा। बैंक पीओ, IBPS पीओ की बात करें या स्टेट बैंक पीओ की बात करें, बैंक क्लर्क एग्जामिनेशंस और जो भी अन्य एग्जामिनेशंस ऑफिसर ग्रेड के लिए होते हैं, उनके लिए यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रोज़ एक वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा, आप सभी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। जो एक्सप्लेनेशन होगा इसको आप बहुत गौर से सुनेंगे और देखेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत ही कठिन लगता है लोगों को क्लोज टेस्ट, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत भारी चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्लोज टेस्ट को हम क्लोज पैसेज भी कहते हैं और इसी को पैसेज कॉम्प्लीशन भी कहा जाता है। क्या करना चाहिए हमें क्लोज टेस्ट बनाने के लिए? अगर आप नया सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पैसेज को एक बार पढ़ लेना चाहिए। यदि आप पैसेज को एक बार पढ़ जाते हैं तो क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कॉन्सेप्ट है, यह आपको समझ में आ जाता है। लेखक का एटीट्यूड क्या है, किस व्यू में उन्होंने लिखा है, ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं और तब शब्दों के चयन में आपको सुविधा होती है। तो सीखने के क्रम में एक बार हम क्लोज पैसेज को पढ़ लेते हैं और फिर जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तब बनाते चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 फील करके ही 2 या 3 को फील करें। अगर 3, 4 हमें इजी लगता है, मॉडल एक्जुलियरी भरना है या हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन भरना है, तो ये तो फिक्स्ड होते हैं, मॉडल्स के कुछ रूल्स होते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस याद करने होते हैं। तो जो इस तरह के दिए जाएं उन्हें पहले फील कर लेना चाहिए और तब जो कॉन्सेप्चुअल है उसे पढ़ करके भरना चाहिए। ऐसा करने से आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। आइए बताता हूं पहला पैसेज। मेनी पेरेंट्स ग्रीट देयर चिल्ड्रंस टीनेज ईयर्स विथ नीडलेस ड्रेड। क्या जरूरी है? शब्दों का मीनिंग और सही मीनिंग तो आप गूगल से याद करते हैं तो एक एक शब्द के लिए 25 सिनोनिम दे देता है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेनी पेरेंट्स ग्रीट, अब ग्रीट मीन्स प्रणाम करना होता है, ग्रीट मीन्स अभिनंदन करना होता है, ग्रीट मीन्स स्वागत करना होता है, वेलकम करना होता है। तो यहाँ जो ग्रीट का मीनिंग है वो वेलकम है। मेनी पेरेंट्स वेलकम देयर चिल्ड्रंस टीनेज ईयर्स विथ नीडलेस ड्रेड। बहुत से माता पिता अपने बच्चे के टीन एज को एक अनावश्यक भय के साथ वेलकम करते हैं। यानी लड़का या लड़की जब टीन एज में आता है, 13 to 19 के एज को टीन एज कहते हैं। टीन स्पष्ट है कि टीन शुरू कहाँ से हुआ, तो 13 से टीन की शुरुआत होती है और यह समाप्त कहाँ पर होता है, तो 19 पर जाकर के। तो टीन एज यही होता है 13 to 19, जिसके एज में टीन लगा हो। तो बहुत से माता पिता इसमें अनावश्यक भयभीत होते हैं, वे डरे रहते हैं और इस एज में जब उनके बच्चे आते हैं तो वे उनका वेलकम करते हैं, लेकिन अनावश्यक भय के साथ। नीडलेस मीन्स अनावश्यक होगा, ड्रेड मीन्स भय होगा, जिसके लिए आप फियर का यूज़ भी कर सकते हैं। वाइल टीन्स डैश एजॉल्टस विद हेवी मेटल म्यूजिक। अब हेवी मेटल म्यूजिक किसको कहते हैं? वे म्यूजिक, वे संगीत जिनमें काफ़ी ऊंचे स्वर, काफ़ी ऊंचे साउंड, तड़क भड़क की आवाज़ ज़्यादा होती है, वो हैवी मेटल म्यूज़िक होता है। यानी ज़्यादा कर्कश स्वर में जो संगीत होते हैं, वे संगीत जो हमें कानों को प्रिय लगते हैं, वे हमें सूद करते हैं। लेकिन हेवी मेटल म्यूजिक वे होते हैं जो हमारे कानों में गूंज उठते हैं। तो वाइल टीन्स डैश exalt us, exalt
आक्रमण करना, धावा बोलना। अब यहाँ बच्चे डायरेक्ट धावा तो नहीं बोलते हैं, अटैक हमारे ऊपर नहीं कर देते हैं। विद हेवी मेटल म्यूजिक, डैश आउट लैंडिश क्लॉथेस एंड स्पेंड ऑल डैश टाइम, जो मैंने ट्रिक बताया देखिए, ऑल डैश टाइम। स्पष्ट है कि यहाँ हम डिटरमाइनर ही भरेंगे क्योंकि बाद में टाइम नाउन है। ये सब कुछ टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे क्लोज टेस्ट बनाना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। डरे नहीं, क्लोज टेस्ट बनाने आपको आ जाएगा। नाउन है, यहाँ डिटरमाइनर चाहिए, ए एन द, दिस दैट दिस दोज, माई आवर योर हिज हर देयर, इस तरह के शब्दों का यहाँ प्रयोग करना होगा। 3 नंबर में चलेंगे तो बताएंगे। तो व्हाइल टीन्स डैश एजॉल्टस, लेखक ने कहा कि अनावश्यक डरते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि व्हाइल टीन्स डैश एजॉल्टस, अगर वो निश्चित तौर पर एजॉल्ट करेंगे तब तो मस्ट होगा। लेखक ने कहा अनावश्यक, तो मस्ट हम सोच नहीं सकते। शुड, जहां हम सजेशन को व्यक्त करते हैं वहां, तो लेखक के द्वारा यहां हमें सजेशन भी नहीं दिया जा रहा है। कैन थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, कैन प्रोपोजल को दर्शाता है, कैन हमारी एबिलिटी को दर्शाता है। इस लाइन में हमें इन तीनों में से किसी को नहीं दर्शाना है, संभावना है। कुछ बच्चे इस तरह का व्यवहार अपने माता पिता के साथ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए यह बात जो है वो संभावना की हुई, और संभावना वाले पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में हम हमेशा मे का प्रयोग करते हैं, इसलिए 1 का आंसर मे होगा। क्यों होगा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, और एलिमिनेशन के लिए आपके पास डीप नॉलेज और कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स होने चाहिए, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। असॉल्ट अस विथ हेवी मेटल म्यूजिक, हो सकता है में, हो सकता है कि जो टीन्स हैं वो एसॉल्ट करें हेवी मेटल म्यूजिक से। डैश आउटलैंडिश क्लॉथेज, अब आउटलैंडिश मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, काफ़ी बढ़िया। तो ये टीन एज में जब लोग आते हैं तो थोड़ा तड़क भड़क कपड़े पहनने उन्हें अच्छा लगता है। आइए 2 में देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे सामने। शो है, ड्रेस है, पूत है और फ्लॉन्ट है। बगल में पटाखे की आवाज़ आ रही है, दीपावली का समय आ रहा है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, आप उसे भी, उसका भी आनंद लें इस क्लोज पैसेज के साथ साथ। डैश आउटलैंडिश क्लॉथेज एंड स्पेंड ऑल डैश टाइम। डैश आउटलैंडिश क्लॉथेज, शो हो सकता है सॉरी, शो आउटलैंडिश क्लॉथेज हो सकता है। ड्रेस और क्लॉथेज एक साथ नहीं होगा, एलिमिनेट कर देंगे। पुट, पुट के साथ ऑन रहता तो ज़्यादा बढ़िया होता। अब फ्लॉन्ट मतलब होता है तड़क भड़क दिखाना, तो यहाँ शो नहीं दे करके हम फ्लॉन्ट का प्रयोग करेंगे। जो सिचुएशन हमारे सामने है यह फ्लॉन्ट की ही मांग कर रही है। शो करना मतलब जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसे सामने लाना शो होता है। यहाँ तो वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं उस चीज़ को, तो तड़क भड़क कपड़े पहन करके दिखाना ये फ्लॉन्ट कहलाता है। इसलिए आप 2 में डी भरेंगे, फ्लॉन्ट। एंड स्पेंड ऑल दिस टाइम, 3 में हमें डिटरमाइनर की ज़रूरत है। बात हम टीन्स की किए हैं, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और किसी भी प्लूरल नाउन के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव अर्थात डिटरमाइनर के रूप में हमें देयर का प्रयोग करना होता है। तो 3 का आंसर सी ही होगा। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें तो क्लोज टेस्ट बनाने में, चाहे कितना भी भारी पैसेज क्यों ना हो, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें देखते बनाया जा सकता है। और अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो 3-4 अगर आपने बना दिया तो समझिए कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है। केवल क्लोज टेस्ट में आपने 3-4 कर दिया तो रिजल्ट आपका होने जा रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। दूसरी बात, 100% किसी का सही नहीं होता है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक्स पर ध्यान देंगे, बनाने आ जाएगा। तो
3 नंबर में देयर होगा। क्यों होगा? तो टीन्स जो है प्लूरल नाउन है और किसी भी प्लूरल नाउन के लिए हम देयर का ही प्रयोग करते हैं। स्पेंड ऑल देयर टाइम विद फ्रेंड्स, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। सच बिहेवियर डैश एड्स अप टू फुल स्केल रिवॉल्ट, अगर इस तरह का व्यवहार किसी बच्चे में, टीन एज के बच्चे में आ जाता है, क्या है भाई? तो हेवी मेटल म्यूजिक, वो बहुत कर्कश स्वर में म्यूजिक सुनता है, तड़क भड़क कपड़े दिखाता है, पहनता है, शो करता है, फ्लॉन्ट करता है, ज़्यादा बढ़िया होगा, और अपना सारा समय दोस्तों के साथ बिताता है। अगर ऐसा गुण किसी बच्चे में आ गया है तो इस तरह का व्यवहार डैश एड्स अप टू फुल स्केल रिवॉल्ट, फुल स्केल रिवॉल्ट यानी इस तरह का व्यवहार जिस बच्चे में आ जाता है वो बच्चा समझ जाइए कि निश्चित तौर पर पूर्णतः रिबेलियन बन जाता है। वह विद्रोह करना शुरू करता है माता पिता का, माता पिता के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर नहीं चलता है, रिवोल्ट कर देता है। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह होता है, जिसके लिए मैंने रिबेलियन शब्द का प्रयोग किया। रिवोल्ट का सिनोनिम होता है रिबेलियन। वर्तमान सत्ता के विरुद्ध आवाज रिवोल्ट है, और पारिवारिक जो ढांचा है, पारिवारिक जो नीति नियम है उसे न फॉलो करके उसके विरुद्ध कुछ करना, वो भी रिवोल्ट कहलाता है। तो अब क्या दें? अगर किसी बच्चे में ये सारे गुण आ गए तो स्पोरेडिकली यानी छीट फूट रूप से हिंदी का शब्द आप याद कर लेंगे। इरेग्युलरली कहें हम, छीट फूट रूप से, ऑलवेज हमेशा, इनफ्रीक्वेंटली, अब फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बार बार, इनफ्रीक्वेंटली के लिए हम हिंदी लिखेंगे कभी कभी, स्कार्सली ना के बराबर। तो जब ये सारे गुण आ जाएंगे किसी के अंतर्गत, इसे गुण कहें कि अवगुण कहें, अवगुण है, बराबर, अब ये सारी चीजें किसी के अंतर्गत अगर आ गई हैं तो वो ऑलवेज रिवोल्ट करता है। सच बिहेवियर ऑलवेज एड्स अप, ये सारे व्यवहार फुल स्केल रिवोल्ट के लिए एडजप हो जाते हैं, ये हमें उस ओर खींच ले जाते हैं कि विरोध करो, विरोध करो माता पिता का। और ऐसे बच्चे अपने माता पिता को कॉन्जर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स कहने लगते हैं। मैं अपने से बोल दिया, इसमें नहीं है। टीनेज डैश अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस स्टेनबर्ग, एक व्यक्ति का नाम आया जो मनोवैज्ञानिक हैं, लॉरेंस स्टेनबर्ग। इनके अनुसार टीनेज डैश अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस स्टेनबर्ग हैज बीन डैश एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेट मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति होना, हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन को एग्जैगरेशन कहते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। हिंदी लिखने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे आप इग्नोर करेंगे। तो जो साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस स्टेनबर्ग हैं, इनका यह कहना है कि टीनेज डैश हैज़ बीन डैश एग्जैगरेटेड। ध्यान देंगे, यहाँ एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर ब्लैंक के बाद भीतरी दिया गया हो और कंप्लीट हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, एक्सुलियरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब भी हो, और उसके पहले डैश हो तो एडवर्ब ही होगा। एलवाई वाला शब्द प्रायः यहाँ यूज किया जाता है, ये ट्रिक याद रखेंगे। तो टीनेज डैश, अब ऑप्शन 5 जो है हमारे सामने है, रिबेलियन विद्रोह, सबवर्सन विनाश, रेवोल्यूशन क्रांति, और मैनिया पागलपन। शब्दों के चयन में बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा
हम किसी पागलपन, किसी सनक की बात नहीं किए हैं, इसलिए मायनिया नहीं होगा। रेवोल्यूशन एक गुड चीज है, अच्छी चीज है। क्रांति जो अपने आप में एक बदलाव है बेहतर की ओर, उसे हम क्रांति कहते हैं, यह यहाँ नहीं होगा। सबभर्सन विनाश होता है, तहस नहस होता है, तो इस तरह की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ होगा रिबेलियन। टीनेज रिबेलियन यानी जो टीन एज के समय इस तरह के रिवोल्ट वाली बातें मन में आती हैं, वो रिबेलियन कही गई। तो टीनेज रिबेलियन हैज बीन एग्जैगरेटेड, कैसे एग्जैगरेट किया गया है यह बता देना है। और कहने वाले कौन हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक हैं और इनका मत है कि टीनेज डैश, ये तरीका सीख लें आप। जब भी कॉमा से कोई पार्ट घिरा हुआ हो, देखिए यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को अलग कर लेंगे। बनाने में क्लोज टेस्ट बड़ी सुविधा होगी आपको। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस स्टेनबर्ग के अनुसार टीनेज डैश हैज बीन डैश, तो टीनेज रिबेलियन हैज बीन डैश एग्जैगरेटेड, स्पष्ट कर दिया है मैंने कि वहाँ एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बता सकता है। ऑलवेज एग्जैगरेटेड, हमेशा ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। नेवर एग्जैगरेटेड, कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया है। हार्डली एग्जैगरेटेड, शायद ही कभी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ग्रेटली एग्जैगरेटेड, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो यहाँ जो सिचुएशन हमारे सामने है, वो जो मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है भाई, लॉरेंस स्टेनबर्ग, इनका मत है, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर इसे कह दिया गया है, इतना भी कुछ नहीं होता, तो इसलिए ग्रेटली होगा, ग्रेटली एग्जैगरेटेड, यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। 7 नंबर में आएंगे, द डैश दैट टीनेजर्स इनएविटेबली रिबेल, इनएविटेबली अवश्यम भावी तौर पर, निश्चित तौर पर, इनएविटेबल, इंडिस्पेंसेबल इसका सिनोनिम होता है, अनअवॉइडेबल इनएविटेबल का सिनोनिम होता है। तो द डैश दैट टीनेजर्स इनएविटेबली रिबेल इज, अब यहाँ रिबेल जो है वर्ब का काम कर रहा है। रिबेल मीन्स विद्रोह करना, रिबेलियन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, विद्रोह। तो द डैश दैट 7 नंबर में, कॉम्प्लेंट शिकायत। अब हम किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं। कॉम्प्लेंट मीन्स केस, मुकदमा, शिकायत, ऐसी कोई बात नहीं है। सरमाइज अनुमान, आकलन, आइडिया विचार, और एक्यूजेशन आरोप। अब एक्यूजेशन क्या है भाई, किसी के ऊपर लिखित आरोप एक्यूजेशन है, मौखिक आरोप एलिगेशन है। तो यहाँ न कंप्लेंट हुई है और ना ही एक्यूजेशन हुआ है। जब कंप्लेंट हम किसी के विरुद्ध लिखवाते हैं तो हम उसमें किसी को एक्यूज करते हैं, ये दोनों बातें यहाँ नहीं हो रही हैं। अब हम सरमाइज दें कि आइडिया दें। सरमाइज मीन्स आकलन, एस्टिमेशन, यानी मेरा आकलन है कि इस कार्य को करने में 10 दिन लगेंगे। आकलन है कि इस कार्य को पूरा करने में 10 लाख रुपए लगेंगे, तो वो एस्टिमेशन होगा, सरमाइज होगा। यहाँ जो बात हो रही है ये विचारों से संबंधित है, यह विचार, यह मत, इसलिए यहाँ बेहतर आंसर आइडिया होगा। इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना होगा, तब आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो आंसर जो है 7 का डी हुआ, द आइडिया दैट टीनेजर्स इनएविटेबली रिबल इज ए डैश, इज ए डैश। इनएविटेबली कहा गया है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इज ए मीट, तब वो गप कैसे है? जब वो इनएविटेबली है तो वो गप कैसे हो सकता है? मनगढ़ंत बात कैसे हो सकती है? स्टोरी, कहानी, कहानी कैसे हो सकती है? वो रियलिटी, वास्तविकता। जी हाँ, जब हमने इनएविटेबली शब्द का चयन किया तो वो निश्चित कर देता है, इसलिए यहाँ हम रियलिटी का प्रयोग करेंगे। फैक्ट मीन्स तथ्य होता है, फैक्ट मीन्स सच्चाई होता है। फैक्ट जो किसी मैटर से संबंधित बात हो वह फैक्ट है, यहाँ रियलिटी होगा, वास्तविकता। एग्जैक्ट मीनिंग यही निकल के आ रहा है हमारे सामने। तो 8 का आंसर डी होगा कि
आइडिया दैट हैज़ द पोटेंशियल फॉर ग्रेट फैमिली डैश। अब फिर से यहाँ से पढ़ना होगा, द डैश दैट। 7 में हमने क्या भरा था, 1 मिनट, आइडिया। द आइडिया दैट, यह विचार की टीनेजर्स इनेविटेबली रेबल, टीन एज के लोग निश्चित तौर पर विद्रोह करते हैं, इज ए डैश, इज ए रियलिटी, यह एक वास्तविकता है। और इस वास्तविकता में क्या है, तो दैट हैज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट थिंग्स के लिए आ रहा है, दैट हैज द पोटेंशियल फॉर ग्रेट फैमिली डैश। अगर इस तरह का विद्रोह कोई टीनेज करता है तो बड़ा से बड़ा परिवार भी डैश हो जाता है, और ऐसी संभावना रहती है। पोटेंशियल क्षमता, पोटेंशियल शक्ति, तो यहाँ तो दोनों मीनिंग कायम हो जा रहा है। द आइडिया दैट टीनेजर्स इनेविटेबली रिबेल इज ए रियलिटी दैट हैज़ द पोटेंशियल, यह वह रियलिटी है जिसमें क्षमता होती है, यहाँ ज़्यादा बढ़िया क्षमता ही होगा, जिसमें क्षमता होती है कि वो ग्रेट फैमिली को डैश कर दे। विद्रोह क्या करता है, बर्बाद करता है, तहस नहस करता है, तो रूइन कर दे, डाउनफॉल कर दे, डिफीट कर दे, हार्म कर दे। परिवार के बर्बादी के लिए रूइन का प्रयोग करते हैं, जिसका सिनोनिम स्पॉयल होता है। डाउनफॉल मीन्स पतन, साम्राज्य इत्यादि के लिए हम डाउनफॉल का प्रयोग करते हैं। डिफीट मीन्स हार या पराजय, हार्म मीन्स नुकसान, तो ग्रेट फैमिली रूइन होगा। आगे बढ़ते हैं। सेज डॉर्नबूश, ही बिलीव्स दैट। अब एक डॉर्नबूश भी आ गए, और ये डॉर्नबूश का क्या मानना है, ही बिलीव्स द नोशन कैन डैश कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम फॉर पेरेंट्स टू इन्फ्लुएंस यंगस्टर्स। डॉर्नबूश साहब जो इस बीच में आ पड़े, इनका परिचय नहीं दिया गया, ये कौन है, तो यहाँ फुल स्टॉप कहाँ से आ गया, 1 मिनट क्लियर कर देता हूं। ये जो बात कही जा रही है द से लेकर के और यहां तक, इस बात को कहने वाले हैं डॉर्नबूश। बिल्कुल सही। ही बिलीव्स दैट, इनका यह मानना है कि द नोशन कैन डैश कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम फॉर पेरेंट्स टू इन्फ्लुएंस यंगस्टर्स। डॉर्नबूश साहब यह कह रहे हैं, इनका यह विश्वास है कि अगर ऐसा होता है, यह नोशन सिद्धांत है जो कि कम्युनिकेशन को डैश कर देता है। जब ऐसी घटना होती है, कोई बच्चा अगर इस तरह का निकल जाता है तो क्या होता है, कम्युनिकेशन डैश हो जाता है ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम। यह जो नाजुक समय होता है, अब क्रिटिकल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाजुक और महत्वपूर्ण दोनों अर्थों में करते हैं, दयनीय के अर्थ में भी करते हैं। तो यह जो समय है, यह बड़ा नाजुक समय होता है, और पेरेंट्स यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करें इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन कम्युनिकेशन ही डैश हो जाता है। ऐसी धारणा बन जाती है, नोशन मीन्स धारणा, सिद्धांत, सोच, और यह सोच माता पिता को बच्चे से दूर कर देता है। कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, और कम्युनिकेशन गैप आने के चलते माता पिता यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते हैं, अपना छाप उनके ऊपर नहीं छोड़ पाते हैं। तो 10 में हम क्या दें जो कम्युनिकेशन के लिए बंद करने जैसा शब्द हो, कि कम्युनिकेशन को बंद कर देता है। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, बम इत्यादि गिरा करके विनाशक रूप से किसी चीज को बर्बाद करना डिस्ट्रॉय होता है। सफोकेट, गला दबाकर मार डालना, सफोकेट। दम घूंटना सबसे बढ़िया होगा, दम घूंटना। डैमेज, क्षति पहुंचाना, ये भी यहां नहीं होगा, क्षति
पहुंचाना ये भी यहाँ नहीं होगा, इंज्योर जख्मी करना यह भी यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ होगा बी ही, सफोकेट कम्युनिकेशन, यानी सफोकेट मतलब होता है गला दबा देना, दम घोंट कर मार डालना, तो कम्युनिकेशन को भी चोक कर दिया जाता है, यानी वार्तालाप माता पिता की बच्चों के साथ बंद हो जाती है, सफोकेट हो जाती है। तो आंसर जो है 10 का बी होगा। इसी तरह से एक एक करके रोज वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत ही कठिन लगता है लोगों को, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगा हो तो पढ़ने वाले लोगों में शेयर जरूर करें। इस किताब को पूरे YouTube पर किसी शिक्षक ने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। सपोर्ट यही चाहिए कि आप अपने पूरे सर्कल में जो भी आपके मित्र हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा करके, और इसी तरह का सपोर्ट आप मुझे करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।